नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से विपक्षी दल मोदी सरकार की घेरेबंदी में जुट गए हैं, जिसके चलते अभी से बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। इन बैठकों में विपक्ष के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, लेकिन एक नाम जो इनमें से सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री की दावेदारी से लेकर और विपक्ष को एकजुट करने में जो एक नाम सबसे आगे आ रहा है वो नीतीश कुमार का है। दरअसल बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से दिल्ली में स्थित मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी उनके साथ मौजूद रहे। इस बैठक में ललन सिंह, मनोज झा, सलमान खुर्शीद, मुकुल वासनिक और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी मौजूद थे। लेकिन इसी बीच खबर यह भी आई कि नीतीश कुमार ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की और उनसे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार एक बार फिर से 2024 से पहले विपक्ष को एकजुट करने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले फरवरी में नीतीश कुमार ने इस बात पर जोर दिया था कि अगर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल 2024 का लोकसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ते हैं तो बीजेपी 100 से कम सीटें पर सिमट जाएगी। अब ऐसे में जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार बैठकों का दौर शुरू कर रहे हैं और बैठकें विपक्ष के साथ कर रहे हैं, ऐसे में नीतीश कुमार को भी एक बड़ा झटका लग सकता है। उसका कारण ये है कि नीतीश कुमार की ही पार्टी के जीतन राम मांझी, जो पूर्व सीएम है बिहार के, वो आज अमित शाह से मुलाकात करने जा रहे हैं। हालांकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो मुलाकात करेंगे, चाहे माउंटेन मैन को भारत रत्न देने की बात हो, लेकिन ये जो मुलाकात होने जा रही है आज जीतन राम मांझी और अमित शाह की, इस पर भी अटकलों का बाजार गर्म है। ऐसी ऐतिहासिक मीटिंग की और बहुत सी चीज़ें हम चर्चे में लाए और एक हम सभी ने मिलकर तय किया कि सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना। तो ये हमारा निर्णय हुआ है और हम सभी मिलके उसी रास्ते पे काम करेंगे। और नीतीश जी, राहुल साहब, तेजस्वी जी और ललन सिंह जी, सभी हमारे जो नेतागण यहाँ बैठे हैं, उसी लाइन पे हम काम करेंगे और हम पूरा इसमें यश साधने की पूरी हम लोगों ने चर्चा कर ली। और जो आपको बताया अभी, तो इन्होंने जानकारी दे ही दी है कि अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करें और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिल करके चलेंगे। ये बात तय हो गई है और इन सब चीज़ों को लेकर के ये भी कई लोगों से बातचीत हुई है, हम लोगों की बात हुई। हम लोग फिर एक बार आज जो बात हो गई है, अंतिम तौर पर बात हो गई है, अब उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे और जितने लोग एग्री करेंगे तो सब लोगों को फिर हम लोग बैठ करके आपस में आगे का निर्णय तय करेंगे। अभी कितने विपक्षी पार्टी एक साथ एक मंच पे आप जिस दिन बैठेंगे ना एक साथ, उस दिन जानिएगा बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा निकाल। जो खड़गे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा कि ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण
तो आपको बता देंगे 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से विपक्षी दल एकजुट हो रहा है और विपक्षी दल एकजुट होने के साथ साथ लगातार सभी विपक्षी दल एक साथ आ भी रहे हैं और ऐसे में अब बीजेपी के लिए ये मुश्किल का समय कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्षी एकता देखने को मिल रही है उसको लेकर ये कहना है नीतीश कुमार का कि अगर विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ता है तो बीजेपी 100 सीटों पर सिमट जाएगी। अब ऐसे में बीजेपी किस तरीके से इन तमाम चीजों को देख रही है ये भी समझने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी 300 से ज्यादा का टारगेट लेकर चल रही है और इसी बीच की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं। कल जिस तरीके से नीतीश कुमार ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की है, ऐसे में अब ये साफ है कि विपक्ष एकजुट हो रहा है और देर शाम अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की है नीतीश कुमार ने। अरे भाई, व्याकुल भारत के लोग हैं और सबके मन में प्राइम मिनिस्टर बनने का है। नीतीश कुमार उसमें प्रबल हैं, तो ये जा रहे हैं मिलने के लिए। खड़गे साहब की खुशामद कर रहे हैं। राहुल गांधी से बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला, लेकिन एक चीज जान लीजिए, नीतीश कुमार जी के वो गाना नहीं है, दिल की अरमां आंसुओं में बह गए। 2024 का पद खाली नहीं है और इनकी राजनीतिक दुर्गति होना अभी बाकी है। वो पंडित जी वाली कहावत मैंने कहा था कि पंडित जी एक खोपड़ी उठा के ले आए नदी गंगा के किनारे से, उस पर लिखा था जो होना था हुआ, जो अभी बाकी है। पंडित को लगा कि अब क्या बाकी है, घर में ले जाके रखे और बाहर निकल के शाम में लौटते हैं, देखते हैं पंडिताइन उसको पत्थर से चूर चार के ठीक कर दिया। तो राजनीतिक दुर्गति होना बाकी है। बिहार को लेके ये बैठक नहीं थी, ये पूरे देश तमाम सहयोगी हैं जैसे शरद पवार हैं, वो बार-बार सबसे बात हो रही है और उनसे भी बात हो जाएगी। उनको भी आदरणीय खड़गे साहब बुला के बात करेंगे। सर, लेकिन पवार साहब की तरफ से ये अरे कोई इधर उधर नहीं जाने वाला है, सब लोग इसी। जो भूमिका निभाएंगे, क्या वो नीतीश जी निभाएंगे आप लोगों की विपक्षी एकता के बीच, या कोई और चेहरा? नीतीश जी बड़े नेता हैं, बड़े चेहरा हैं इंडियन पॉलिटिक्स के, तो उनको अपनी भूमिका का निर्वहन करना होगा। सर, सावरकर को लेकर जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की तरफ से बोला गया है, सर आपको लगता है फिर भी ये विपक्षी एकता में कहीं ना कहीं बाधा डालेगा? सर, ये सब एजेंडा में आ जाएगा, सब 1 महीने के बाद बताया जाएगा। देखिए, कितनी विडंबना की बात है कि जो अपनी पार्टी को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं। देश में देखा जाए, राजस्थान से लेकर कर्नाटक तक और महाराष्ट्र तक कांग्रेस बनाम कांग्रेस चल रहा है। टूटी फूटी कांग्रेस और टुकड़े टुकड़े में बिखर चुकी है कांग्रेस। जो पार्टी को एकजुट नहीं कर पाए वो तथाकथित विपक्षी एकता के लिए निकल पड़े हैं। परंतु आज ये एजेंडा क्या है इनके एक होने का? इनका केवल एक अलायंस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, अलायंस ऑफ करप्शन और अलायंस ऑफ कन्वीनियंस है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन और विजन है 2024 और देश को आगे बढ़ाने के लिए, और दूसरी तरफ इनके पास केवल यूनिटी इन करप्शन, यूनिटी इन कमीशन, यूनिटी इन पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन एंड यूनिटी फॉर एम्बिशन ऑफ पोजीशन है। आज देश उस कालखंड से बहुत आगे निकल चुका है जहां पर जोड़ तोड़ की, मिली जुली और कन्वीनियंट कोलिशन पॉलिटिक्स की सरकारें चलती हैं। आज देश स्पष्ट तरीके से बहुमत देता है। मिशन ऑफ नीतीश कुमार जी, नीतीश बाबू अभी जिन जिन लोगों से मिले हैं वो सब भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचारियों को एक कर रहे हैं, लेकिन भटक रहे हैं। आत्मा जैसे नहीं भटकता है, नीतीश बाबू भी भटक रहे हैं। कभी लालू जी के पास चरणों में जा रहे हैं, अभी राहुल गांधी के पास गए,
सब भ्रष्टाचारी के पास पहुंच रहे हैं नीतीश बाबू। अरे बिहार की अस्मिता को जगाइए नीतीश बाबू। आप बिहारी हैं और आप भटक रहे हैं। बिहार का मुख्यमंत्री कैसे भटक सकता है? नीतीश कुमार तो भटक सकते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री को नहीं भटकना चाहिए, इतना जरूर आग्रह करूंगा। नीतीश बाबू बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप भ्रष्टाचारियों से दूर रहिए। ये भ्रष्टाचार के चक्कर में आप पड़े हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष एकजुट होने की कोशिश में है। लगातार बैठकों का दौर जारी है और बैठकें कर तो पूरा विपक्ष जो है वो एक होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन राजनीतिक दल जो हैं वो जिस तरीके से एकजुट हो रहे हैं, इस पर राजनीतिक विश्लेषकों का ये कहना है कि अगर विपक्ष एकजुट होता है तो शायद कुछ हो पाए, लेकिन विपक्षी एकजुटता में जल्द खटास आ सकती है, ये बातें कही जा रही है। अब ऐसे में जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हो रहा है, बीजेपी के लिए भी ये कहीं ना कहीं मुश्किल भरा दौर है। कारण ये है कि जब विपक्ष एकजुट हो रहा है तो शायद सभी विपक्षी ये मिलकर अंदाजा लगा रहे हैं कि बीजेपी को 100 से कम सीटों में सिमटाया जा सकता है। तमाम बातें जो है, तमाम जो समीकरण बन रहे हैं उसी पर चर्चा कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, रतन तिवारी जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और जुगनू यादव जी प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले तिवारी साहब आपके पास आना चाहूंगी। विपक्ष एकजुट हो रहा है, कल नीतीश कुमार ने बात की है, मुलाकात की है, उसके बाद केजरीवाल से भी मुलाकात की। अब ऐसे में जिस तरीके से तमाम अफवाहें चल रही हैं, ये कहा जा रहा था कल भी कि कन्वीनर उनको बनाया जा सकता है, तमाम बातें हैं, पूरी विपक्षी एकता को किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए मुस्कान जी, सबसे पहले आप सभी का नमस्कार करता हूँ। मैंने आपके चैनल पे और अन्य चैनलों पे ही कहा था कि आप देखना अभी चुनाव में समय है, चुनाव आते आते सारे विपक्षी पार्टियां एक हो जाएंगी और मजबूती से चुनाव लड़ेंगी और भारतीय जनता पार्टी के घमंड को तोड़ देंगी और इनको 100 सीट के अंदर समेट के रख देंगी। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार लोकतंत्र पे प्रहार किया जा रहा है, किस प्रकार विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, किस प्रकार विपक्ष के एक सांसद को निलंबित कर दिया गया, किस प्रकार लोकसभा के अंदर अडानी के महाघोटाले पे ध्यान हटाने के लिए इतिहास में पहली बार सत्ता पक्ष सदन ने चलने नहीं दिया, जनता के करोड़ों रुपए डूब गए। नीतीश कुमार जी की ये पहल आज की नहीं है। जब से ये भारतीय जनता पार्टी तोड़ मरोड़ की राजनीति करने लगी, जब जनता के आम समस्याओं को सुनने नहीं लगी, युवाओं के रोजगार पे चर्चा नहीं, महंगाई पे चर्चा था, तो 7-8 महीने पहले ही नीतीश बाबू ने कहा था कि विपक्ष को एक होना पड़ेगा। ठीक है, अभी दिल्ली में मीटिंग हुई, क्योंकि नीतीश बाबू के संबंध केजरीवाल से बहुत अच्छे हैं, ममता दीदी से बहुत अच्छे हैं और बीजेडी एक उड़ीसा की पार्टी है बीजू जनता दल, उनसे भी संबंध अच्छे। ठीक है, वो बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हैं, वो नहीं आएंगे मुझे लगता है। कांग्रेस के साथ भी तमाम विपक्षी पार्टी एक है और लालू प्रसाद यादव जी की अखिलेश जी के अच्छे संबंध हैं। तो मुस्कान जी, मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं विपक्ष एक हो रहा है और 2024 में देख लेना यह 100 सीट के अंदर सिमट जाएंगे और जो आज इस देश में महंगाई चरम पे है, जो माहौल गड़बड़ चल रहा है, उसको दुरुस्त करने का काम आने वाली सरकार करेगी। ठीक है, चलिए सवाल बहुत से हैं, एक बार स्टार्टिंग कमेंट सबका हो जाए, उसके बाद मैं फिर से आऊंगी आपके पास। श्रीवास्तव जी, 100 सीटों पर सिमट जाए बीजेपी, ये बातें पूरा विपक्ष कर रहा है, तैयारी है, पूरी एकजुटता हो रही है और जिस तरीके से लगातार सभी पार्टियां एक साथ आ रही है, चाहे अडानी के मुद्दे पर हो, विपक्षी एकता को देखा सड़क से संसद तक। अब किस तरीके से बीजेपी की मुश्किलों को आप देख रहे हैं? देखिए मुस्कान जी, मुश्किल में तो विपक्ष है, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है, जांच चल रही है, लगातार नेताओं की तिहाड़ यात्रा चल रही है, कुछ सजा याफ्ता हैं, कुछ जांच के दौरान अंडर कस्टडी हैं। अदालत से तमाम कोशिशों, बड़े बड़े महंगे वकीलों के बावजूद कोई रिलीफ मिलती दिखाई नहीं दे रही है।
जिनकी पत्नी से पूछताछ हो रहा है, जो खुद को भी पूछताछ में बयान दे के आए हैं, जो नौकरी के बदले जमीन घोटाले में जिनके ऊपर जांच चल रही है, ऐसे भ्रष्टाचारियों को लेकर के नीतीश जी दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं। किससे मिलने जा रहे हैं? जिसको सजा हुई है, जिसके दो मंत्री जेल पहुंच चुके हैं, ऐसे भ्रष्टाचारियों से मिलकर के ये कौन सा पुलिस रचना चाहते हैं नीतीश जी? देश का कौन सा भला करना चाहते हैं? ये जनता को सब समझ में आ रहा है। मुस्कान जी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ा है, हर मोर्चे पे मजबूती के साथ, सच पूछिए तो देश की जनता को नरेंद्र मोदी जी के जैसे मजबूत नेतृत्व की आदत पड़ चुकी है। अब देश उस कालखंड में नहीं जाना चाहता जहां आया राम गया राम वाली संस्कृति थी। और जिस तरह के लोगों को जोड़ने की कोशिश नीतीश बाबू कर रहे हैं, ये सब भ्रष्टाचारी लोग हैं। सबके ऊपर अपने अपने शासन सत्ता में भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और ऐसे लोगों से देश का कौन सा भला होगा ये सबको मालूम है। अपने भले के चक्कर में, ये देश की लुटिया डुबोने के चक्कर में है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी को पूरी, ना इनको हम गंभीरता से लेते, ना इनसे हम चिंतित होते हैं। हाँ, इनकी इस पूरी कवायद पे थोड़ा बहुत आप लोग भी मनोरंजन कर लेते हैं, हम लोग भी मनोरंजन कर लेते हैं, और देख रहे हैं कि नीतीश जी अब अपनी कौन सी गति को प्राप्त होने जा रहे हैं। तो शासन बाबू से जिस तरह से बिहार में अब जंगल राज होता जा रहा है, लालू जी के साये में जिस तरह से बिहार को ले जा रहे हैं। श्रीवास्तव जी, आप कह रहे हैं कि अब बीजेपी को कोई दिक्कत है नहीं। आप ये बताइए कि नीतीश कुमार के बिना बिहार का सफर तय हो जाएगा क्या बीजेपी का? ऐसा तो है नहीं कि हमने नीतीश कुमार के बिना बिहार का सफर तय नहीं किया है। हमने तय किया है, बिहार का सफर तय किया है। और जिस तरह से स्थिति आज बिहार की हो गई है, जब से नीतीश बाबू आरजेडी के पाले में गए हैं, आगे तो मुझे उनकी खुद की भी बिहार में आगे चुनाव में संभावनाएं दिखती नहीं है। जनता शांति चाहती है, कानून व्यवस्था का राज चाहती है। ठीक है। और आरजेडी के साये में नीतीश बाबू बिहार की जनता को कानून व्यवस्था दे पाने में सक्षम नहीं है। ठीक है, जुगनू यादव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी से। आपकी बातों का जवाब मैं उनसे ले लेती हूँ। ठीक है श्रीवास्तव जी, आपके आरोप जो है उनका जवाब ले लेते हैं। जुगनू यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता आरजेडी से। जुगनू साहब, कह रहे हैं श्रीवास्तव जी कि नीतीश कुमार जब से आरजेडी के पाले में गए हैं, तब से सुशासन से वो पता नहीं कहाँ किस ओर मुड़ गए हैं। अब नहीं लगता कि वो जनता को अच्छी जो पकड़ है वो दे पाएंगे बिहार पर। देखिए मुस्कान जी, मैं एक बात स्पष्ट तौर पे बता देना चाहता हूँ। सदियों से जो सताए गए लोग हैं, उनकी वकालत अगर कोई करेगा तो वो दुशासन की सरकार मानी जाएगी। मुझे ये आश्चर्य होता है कि 18 मई 2015 को दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मुझे पता नहीं चलता है कि मैं क्या पाप किया था पूर्व जन्म में, जो मेरा जन्म भारत में हुआ। जैसे ये समझ लिया जाए कि ये कितनी बड़ी बात है, विडंबना है। अपनी माता का जो नहीं हो सकता, वो उनको तो सुशासन की सरकार दुशासन की नजर आती। जो गरीबों को दिया नवा, उसको ये लोग परिभाषित करते हैं जंगल राज। ये कहाँ तक ये उचित है? आज देख लीजिए पूरे देश में क्या स्थिति है। ये अराजकता माहौल ये भारतीय जनता पार्टी एंड कंपनी ने करके रखी है। और ये सुशासन की सरकार को, ये राष्ट्रीय जनता दल को ये पाठ पढ़ाने का काम महागठबंधन को न करे। यहाँ अमन चैन की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री नेता सदन आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान को जो हमारा पुराना गौरव है उनको वापस कराने का काम करेंगे। ये बात मैं स्पष्ट शब्दों में कह देता हूँ। ये जब जब जो है गरीबों की बात होती है, जब जब
आर्यन श्रीवास्तव जी। मुख्यधारा से वंचितों की न्याय की बात होती है, तब इन लोगों को पेट में दर्द होने लगता है। ये अब लाश क्यों टपक रहा है? क्या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काफी योग्य नहीं थे तो ये लोग कैसे सरकार चला रहे थे ऐन कैन प्रकरण? और उनकी अंतरात्मा और उनका जो है मिजाज ये निर्णय ले लिया है कि पूरे हिंदुस्तान से ये सांप्रदायिक शक्ति को उखाड़ फेंकना है, जड़मूल से नष्ट कर देना है। ये बताए ना श्रीवास्तव जी कि जो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था उन पर क्या कार्रवाई की गई, जो पूरे देश को, पूरे भारत माता को, पूरे देश के लोगों को, इनको मैं बताना चाहता हूँ ये भारत जो है ऋषि मुनि और मनीषियों का देश रहा है। लोकतंत्र का बिहार जो है ये विश्व का पहला लोकतंत्र की शुरुआत बिहार की धरती से ही शुरू हुआ था। इन लोगों को, ये लोग तो काफी पढ़े लिखे लोग हैं, अपने आप को प्रचारित करने का काम करते हैं और ये लोकतंत्र की परिभाषा को ये लोग अच्छी तरह से समझते हैं। और ये लोग जो है भारतीय जनता पार्टी एंड कंपनी गंगा अपने आप को ये लोग मान लिए हैं। आप बताए ना क्या हुआ? जो बोलते थे कि हर गरीब के खाते में 15 लाख आएगा, इतने लोगों को रोजगार देंगे, ये स्वास्थ्य की बात क्यों नहीं करते? मुद्दे की बात क्यों नहीं करते? आज पूरे देश और दुनिया में क्या स्थिति है भारत की? ये शर्म आती है कि ऐसे नेता के नेतृत्व में पूरा हिंदुस्तान अमन चैन और शांति जो है तो खो चुका है और इन लोगों को दर्द हो रहा है। जब जब जो है न्याय की बात होगी, सामाजिक न्याय की बात होगी, इन लोगों को पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। इन मनुवादी मनुस्मृति के पाठ पढ़ने वाले लोगों को पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अरे भाई ये कौन सी बेचैनी है आपको? ये देश के अंदर में सबसे कम उम्र का जो है तो नेता माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी अभी जो है पूरे हिंदुस्तान में इतने कम उम्र का, ये बधाई के पात्र हैं हिंदुस्तान के लिए कि ऐसा हमारा युवा तुर्क और काफी बधाई के पात्र है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो अपने नेतृत्व में बिहार को शोषित और वंचित समाज के लोगों को न्याय के प्रति संकल्पित है। आखिर इन लोगों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। कहाँ गए मेहुल चौकसी? कहाँ गए नीरव मोदी? आप देख लीजिए देश के अंदर में कैसा डिक्टेटरशिप चल रहा है। थोड़ी थोड़ी सी बात में न्यायपालिका भी यही हो जाते हैं, कार्यपालिका भी यही हो जाते हैं, विधायिका भी यही है, पत्रकारिता भी यही हो जाते हैं। ये लोग आज देख लीजिए कि आप लोगों को भी स्वतंत्र रूप से नहीं छोड़ा गया है। और श्रीवास्तव जी पानी पी लीजिए क्योंकि डिहाइड्रेट होने का भी काफी संभावना है। और मुद्दे की बात कीजिए। आज देखिए ना बिहार के अंदर में कैसे सामाजिक न्याय की मुख्यधारा जो है रफ्तार पकड़ी हुई है और इन लोगों को दर्द हो रहा है। दंगा फसाद ये इनके पास कोई जवाब नहीं है। रोजगार की बात कीजिए ना, महिलाओं की सुरक्षा की बात कीजिए ना। और संविधान लेकिन है नहीं कानून व्यवस्था जुगनू जी, दिख नहीं रही है। अभी हाल ही में हमने देखा सासाराम में किस तरीके की चीजें हुई और लगातार हर बार जब भी कोई त्योहार आता है, चाहे किसी भी समुदाय का हो, जब भी कोई त्योहार आता है इस तरीके की बातें जो हैं वो हमेशा देखने को मिलती है। ये चीजें सुधारने की जरूरत इस समय है। चलिए मैं एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास। तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तिवारी जी अपनी बात रखें। अभी हमारे जो श्रीवास्तव जी एकदम अंधभक्त बन के आपके चैनल पे मोदी चालीसा पढ़ रहे थे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि इनके कर्नाटक में संतोष पाटिल इनका ये कार्यकर्ता था जो भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्रियों पे आरोप लगाया कि मुझसे 40% कमीशन लिए जा रहे हैं और उससे झेलते झेलते वो सुसाइड कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन ने मोदी जी को पत्र भी लिखा। इनका ही एक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा बंगारू लक्ष्मण, वो घूस लेते पकड़े गए। और कर्नाटक के अंदर येदुप्पा खुद ईडी सीबीआई के दायरे में है, लेकिन मोदी जी के छतरी के नीचे हैं, इसके लिए खुल के प्रचार कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, पूरी की पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त है। अडानी के महा घोटाले पे ये चुप हैं, बेरोजगारी पे चुप हैं, महंगाई पे चुप हैं, 15-15 लाख पे चुप हैं। इनसे आप महंगाई के बारे में सवाल पूछ लेंगे तो गांधी परिवार पे चले जाएंगे, रोजगार पे पूछ लेंगे तो हिंदू मुस्लिम के तरफ चले जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी महा झूठी पार्टी है, इस देश का ध्यान हटाने में माहिर है। और आप देख लेना मुस्कान जी,
अभी विपक्ष एक हो रहा है। अभी 2-4 दिन में आप देखना लेकिन इनकी जो तिवारी साहब, एक सीपीआई सवाल है मेरा ईडी, कि मैं आप विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं और मुद्दा भी वही है, तो जिस तरीके से विपक्षी एकता की अगर बात करें, नीतीश कुमार इस बार बीड़ा उठा रहे हैं कि किस तरीके से एकजुट किया जाए। उन्होंने ही आगे से कहा कि हमें खड़गे जी से मुलाकात करनी है, राहुल जी से मुलाकात करनी है, केजरीवाल जी से मुलाकात करनी है, सभी मुलाकातें वो कर रहे हैं धीरे धीरे और एक कर लेंगे। लेकिन अगर बात की जाए बिहार में, चलिए अभी देश की आप बात करें, नेशनल है, अगर बिहार की बात करें तो पहले नीतीश कुमार को बिहार में तो यही कहा जाता है ना कि बार बार गठबंधन के सिपाही हैं, कहीं भी गठबंधन कर लेते हैं और कोई गठबंधन चल नहीं पाता उनका। देखिए मुस्कान जी, नीतीश कुमार बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा अनुभव रहा है, नीतीश कुमार राजनीतिक के एक हिसाब से चाणक्य कह सकते हैं। वो बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं। जनता को जो लगता है और जनता की जो मांग होती है, उनकी नब्ज को समझ और उसके हिसाब से वो गठबंधन करते हैं। जब नीतीश बाबू बीजेपी के साथ चले गए थे तो यही बीजेपी के लोग उनका गुणगान करते थे और नीतीश कुमार की महिमा मंडल करने में ये लगे रहते थे। आए दिन चैनल पे आके करते थे कि नीतीश बाबू की सरकार चल रही है, बड़ी अच्छी सरकार चल रही है, जंगल राज खत्म हो गया है। आज नीतीश बाबू इनसे अलग क्या हो गए, ये पानी पी पी के उनको कोसने लगे। तो मुस्कान जी, नीतीश कुमार बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं और मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं, आप 1 से 1.5 महीने में देखना पूरा का पूरा विपक्ष एक हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को 2024 में उखाड़ के फेंक देगा। चलिए ठीक है, इस पर एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात कर लेते हैं एक बार फिर से विपक्षी एकता के तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीवास्तव साहब, आप पहले भी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा, लेकिन जवाब मैं चाहूंगी आपसे। तिवारी जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो साथ आ ही रहे हैं, लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि सभी विपक्ष एक हो जाए। ममता बनर्जी से भी बातचीत करेंगे क्योंकि अच्छी उनसे बातचीत है उनकी। तो जब सभी विपक्ष एक साथ हो जाएगा तो बीजेपी को उखाड़ फेंकने की बात कह रहे हैं तिवारी जी? देखिए मुस्कान जी, मैं दोनों लोगों की बातों का जवाब दे देता हूँ। मेरे आरजेडी के मित्र कह रहे थे कि बिहार में सब अमन चैन है। मुझे लगता है कि या तो मेरी भौगोलिक ज्ञान कमजोर है, इनका भौगोलिक ज्ञान कमजोर है। बिहार शरीफ में भी दंगा हुआ, या तो बिहार शरीफ बिहार में नहीं पड़ता, या ये बिहार शरीफ को बिहार में मानते नहीं है। इस तरह की बेबुनियाद बातें यहाँ करके डिजिटल चैनल पे कहना ठीक नहीं है। अच्छा, महाराष्ट्र में सब ठीक चल रहा है क्या बीजेपी के राज में? बता दीजिए। नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि नहीं वहाँ सब एकदम अमन चैन। मैं तो पूछ ही रही हूँ ना, गुजरात सवाल है। गुजरात में भी दंगे हुए, दंगा हुआ, जहाँ बलवा हुआ, 3 से 4 दिन तक बिहार। आप अगर सवाल उठा रहे हैं कि वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है, तो आपके राज्य में भी तो ठीक नहीं है ना? हमने कार्रवाई ये किया धरा किसका है? ये किया धरा किसका है? इसको इसकी जड़ पर भी तो जाना चाहिए। क्यों इतने दंगे हो रहे हैं देश में? बिल्कुल जड़ पे जाए, कौन रोक रहा है? कानून व्यवस्था का काम क्या है? कानून व्यवस्था का काम है कड़ाई से इस पर नियंत्रण लगाना। 4 दिन तक घटनाएं घट रही हैं, पुलिस मुख दर्शक बनी है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, आप रोजा इफ्तार की दावत में मस्त है। ऐसे प्रदेश थोड़ी चलता है। आपको वहां मौके में कंट्रोल डीआईजी आपका 2-3 डीजीपी आपका तीसरे दिन जा रहा है, आप हफ्तों तक वहां नहीं जा रहे हैं। ऐसे थोड़ी प्रदेश चलता है। आप ठीक है सपना देखिए, प्रधानमंत्री का देखिए, बिल्कुल देखिए, सपने पे कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन जो जिम्मेदारी जनता ने आपको दी है उस जिम्मेदारी को भी तो निभाइए अपनी जिम्मेदारी से। तो प्रदेश जल रहा है, आप रोजा इफ्तार की दावत में मस्त हैं। ये नहीं होना चाहिए। आपको जनता ने जिम्मेदारी दी है और उनके प्रवक्ता करे सब बिहार में सब अमन चैन है। अभी ताजा घटनाक्रम है। आप ये बताइए, घटना कहीं भी हो सकती है, पूरे देश हमारे यहाँ घटना नहीं होती, लेकिन उस घटना पे कड़ाई से समय। मैं आ रही हूँ यादव साहब, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ यादव साहब। घटना पे मुस्कान जी कड़ाई से समय रहते नियंत्रण करना ये प्रशासन का कर्तव्य है। बिहार में प्रशासन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इसमें फेल रहा। अब आ जाइए, हमारे कांग्रेस के मित्र मुझको अंधभक्त से लेकर जो भी उपाधि देना चाह रहे दे रहे हैं।
जिस व्यक्ति को सजा हुई है, सदस्यता रद्द हो गई, उसको निलंबित बता रहे हैं। मैं इनके ज्ञान पर क्या टिप्पणी करूं? निलंबन शब्द वहां प्रयोग किया जाता है जहां स्पीकर ने उन्हें 2, 4, 10 दिन के लिए निलंबित किया हो। सीधे सीधे सदस्यता गई है, न्यायालय के आदेश से गई है, उसके अनुपालन में गई है, उसको आपको निलंबित कहने में आपकी दिक्कत आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो आपकी नौकरी चली जाए। तो ऐसी नौकरी कांग्रेस के प्रवक्ता को मुबारक। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के हैसियत हम लोग जो कहते हैं डंके की चोट पे कहते हैं। 7 जगह से आप जमानत पे हो, एकाध मुकदमे आप। श्रीवास्तव जी, अगर बीजेपी डंके के चोट पर कहती है तो जरा प्रतिक्रिया दे दीजिए। जुगनू जी ने एक सवाल पूछा था आपसे कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुझे क्या कहते हैं, जो उनका बयान था प्रधानमंत्री का कि दुर्भाग्य है कि मैं भारत में जन्मा, इस तरीके की बात जब है तो इस पर जवाब दे दीजिए फिर, अगर डंके की चोट पर बीजेपी कर ही रही है बात तो। बिल्कुल 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 मुस्कान जी, जो वक्तव्य लेके आ रहे हैं उसके पूरे वक्तव्य को जवाब देखिएगा तो इनकी बात का जवाब उसी में मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने तो देश में संसद में कहा कि इतने सालों के राज में आप गड्ढे खोदने पे पैसा खर्च कर रहे हैं, मैं तो मनरेगा को गाजे बाजे के साथ चलाऊंगा। भारत के इतिहास में कहा है। तो ये तो वास्तव में शर्म की बात है कि देश के आजाद हुए 70 साल हो गए। ठीक है, चलिए मैं आ रही हूँ जुगनू जी, ये एक बार जवाब ले लूं उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। मुस्कान जी, रुक जाओ भाई, जवाब ले लो। आपको मैंने टोका नहीं, आपने जितना भरा जवाब नहीं। ठीक है यादव जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। अरे भाई सुन लीजिए, ठीक है यादव साहब आ रही हूँ एक बार फिर से आपके पास, एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए, एक बार बस। श्रीवास्तव जी देखिए मुस्कान जी, देश को आजाद हुए आज 75 वर्ष हो चुके। ठीक, मेरे डिबेट में मेरे एक साथ कांग्रेसी मित्र मेरे बैठे थे। मैंने उनसे कहा कि जिस झोपड़ी में अमेठी में राजीव गांधी जाते थे, उनकी फोटो आती थी, उसी झोपड़ी में राहुल गांधी जी जा रहे हैं। तो हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा क्यों, क्या गरीब के घर जाना अपराध है? आपको किस बात का दर्द है? हमने कहा दर्द इस बात का है कि अमेठी ने आपकी पुश्त दर पुश्त आपको संसद भेजा, आखिर आजादी के इतने वर्षों में उस गरीब की झोपड़ी पक्के मकान में तब्दील क्यों नहीं हुई? आपको शर्म आनी चाहिए। आपको आती ना आती, चलिए ठीक है, अब जवाब ले लेती हूं जुगनू जी का। ठीक है श्रीवास्तव जी, अब उनका जवाब लेने दीजिए। गरीब का पक्का मकान क्यों नहीं बना? हर आदमी का बिजली क्यों नहीं पहुंची? ठीक है यादव साहब, हमारे समानांतर। ठीक है श्रीवास्तव जी, जवाब ले लीजिए यादव साहब, उसके बाद मैं तिवारी जी से भी जवाब ले लूंगी। यादव साहब, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, आदरणीय नेता माननीय प्रधानमंत्री ने एक सुई का कारखाना लगाया। ये सीना तान कर कहते थे कि कोई अगर हमारे देश पे नजर उठाएगा तो उसका हम आंख निकाल लेंगे। क्या हुआ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का क्या हुआ? ये चाइना जो है तो कहां से कहां तक जो है तो गया है, और शर्म नहीं आती है? ये कहते थे 56 इंच का सीना है, ये 56 इंच का सीना। मैं सैल्यूट करता हूँ निवर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा गांधी जी को कि देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, और शर्म नहीं आती है? ये लोग हाथ धोकर पड़े हुए गांधी। श्रीवास्तव जी आ रही हूँ मैं आपके पास, उनकी बात पूरी होने दीजिए फिर आ रही हूँ। भ्रष्टाचारी चोरी और सीना जोड़ी, नौकरी के बदले जमीन लिखवा रहे हो, शर्म नहीं आती है? चारा खा गए, स्कूटर के नंबरों पे चारा ढोए हो, शर्म नहीं आई? डंडा बेच के लाखों रुपए के हिसाब देते हो, शर्म नहीं आई? श्रीवास्तव जी उनकी बात पूरी होने दीजिए, मैं आ रही हूँ आपके पास। बीच में टोकेंगे तो समय व्यर्थ हो रहा है। ये कहाँ सुन रहे हैं आप? माफी मांगनी चाहिए, और देश के अंदर में अपने आप को अगर ये सुपर पावर समझते हैं, भ्रष्टाचारी आरजेडी के कारिंदे नौकरी के बदले गरीब की जमीन लिखा रहे हैं, ये ईमानदार से बैठे हैं। ये लालू के लड़के को चीफ मिनिस्टर बना करके बता रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर दिया आरजेडी ने। अरे वो लालू की औलाद न होती, झंडा बैनर पोस्टर लगा रही होती।
ये परिवारवाद की चाकरी करके, कितने लोग परिवारवाद की चाकरी करके लोकतंत्र का महामंडल कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ, वसुंधरा राजे का बेटा अगर किसी पद पे भारतीय जनता पार्टी अगर बैठा देती है तो वो परिवारवाद नहीं हुआ। जयंत सिन्हा, जसवंत सिन्हा जी का बेटा अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिए जाते हैं तो ये परिवारवाद नहीं हुआ। जयंत सिन्हा के बेटे की योग्यता देख लो, तेजस्वी यादव की योग्यता देख लो। टिकट दे देती है, बना देती है सांसद विधायक, तो ये परिवारवाद नहीं हुआ। ये इनका चश्मा है कि जिसने दिया गरीबों को आवाज उसको ये लोग कहते हैं जंगल राज। ये इस मानसिकता को ये लोग बदले और देश के अंदर में जो हमारा गांधी का देश है, जो हमारा भगवान बुद्ध का देश है, उसको इन लोगों ने श्रीवास्तव जी थोड़ा सुन लीजिए, पूरा करिए। ये भ्रष्टाचार आपके कांग्रेस वालों को काम आएगा, हमारे काम नहीं आता भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचारियों को कांग्रेस सुने, आप भी इनसे मिलिए। भारतीय जनता पार्टी नौकरी के बदले जमीन लेने वाले, ये मकान देने वाले लोग हैं। गरीब का जमीन लिखवा दे रहे हो, नौकरी महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते, नौकरी देख के जमीन लिखवा दीजिए तो हो रोजगार। नौकरी को जमीन ले लिए हो। श्रीवास्तव साहब आप सुन लीजिए, अगर बोल रहे हैं आप तो सुनने का मादा भी रखिए ना। बिल्कुल सुन रहे हैं, सुनिए ना, तो फिर बीच बीच में आप डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको भी। उन्होंने भी सुना, आप भी सुन लीजिए एक बार। कहाँ सुने? और मैं बता रहा हूँ कहाँ बोलने दे रहे चैनल के माध्यम से ये जो है ये भ्रष्टाचारी नौकरी के बदले जमीन लिखाने वाले। श्रीवास्तव जी अनुभवी प्रवक्ता हैं आप, इस तरीके से बातें करते आप ही अच्छे नहीं लगते। एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद मैं आऊंगी आपके पास। मैं बता रहा हूँ श्रीवास्तव जी, राष्ट्र हित में सब दल को एक रहना चाहिए और अपनी राष्ट्रभूमि मातृभूमि की बदनामी उपेक्षा ये कदापि भारत के लोग बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ की चाहे वो महिला हो, याद कीजिए अकेला वो महारानी लक्ष्मीबाई थी और लक्ष्मीबाई को किसने धोखा दिया था, किसने साजिश के तहत उनको मरवाने का काम किया? वो आपके पार्टी के ही एक नेता बन के बैठे हुए हैं, मंत्री बन के बैठे हुए हैं। आप नैतिकता की बात करते हैं, मातृभूमि की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, नेशनल आंकड़ा है करप्शन और क्राइम का क्या हो रहा है। आप जवाब दीजिए ना। पूरे देश का सबसे बड़ा घोटाला देशम घोटाला हुआ था, वहाँ का क्या हुआ? माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कौन सा कार्रवाई की गई? आप महाराष्ट्र में देखिए क्या खेल आपने खेला है। आप बताइए ना कि जो देश का मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री हो, उनका डिमोशन आप लोगों ने किस आधार पर कराया? देवेंद्र फडणवीस जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे और आपने सत्ता के लालच में जो है तो प्रोटोकॉल का भी ख्याल नहीं किया। ये देश की जनता, पूरे दुनिया की जनता देख रही है और इसका हिसाब किताब सब तैयार है और आप लोग बोरिया बिस्तर तैयार करके रखिए। और जो है तो जिस तरह से आप लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग करना सीखा है, पहले की भी अब आदत डाल लीजिए, ये मैं आगाह करना चाहता हूँ। ठीक है। जुल्म में जितना जुल्म करोगे सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा गांधी के नारों से। याद रखिए, ये गोडसे का देश नहीं, ये गांधी का देश है। और आप बताइए ना, आपके कौन है अनुयायी? आइकॉन कौन है? गांधी है या गोडसे है? आप बताइए देश की जनता को इस चैनल के माध्यम से। आप किस तरह ठीक है यादव साहब, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आऊंगी श्रीवास्तव जी आपके पास। तिवारी जी, कहा है श्रीवास्तव जी ने कांग्रेस को लेकर भी तमाम बातें रखी है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। श्रीवास्तव जी थोड़ा अगर धैर्य से सुनेंगे तो उनको समझ में आएगा, क्योंकि आज इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है सिवा गांधी परिवार के। ये अमेठी का जिक्र कर रहे थे, अमेठी में आप जाइए और देखिए, क्योंकि मैं अमेठी के नजदीक ही रहता हूँ और अमेठी आया करता हूँ, जाया करता हूँ। आपको पता होगा अमेठी में टीकर माफी IIT बंद कर दिया गया। वहां विश्व का दूसरा जो पार्क था डिस्कवरी, उसको बंद कर दिया गया। पेपर मिल को बंद कर दिया गया। अगर वो पेपर मिल चालू होता तो 5000 लोगों को रोजगार मिल जाता। यही स्मृति ईरानी जी हैं, अमेठी में जाके भाषण दिए थे कि मोदी जी को वोट करिए और हमें यहाँ से जिताइए, 13 रुपए में चीनी देंगे आपको। लेकिन 13 रुपए में शक्कर आज तक नहीं मिला। देखिए श्रीवास्तव जी, आप अच्छे वक्ता हैं, अच्छा झूठ बोल लेते हैं, लेकिन सच्चाई से आप हट नहीं सकते।
आज देश की आम जनता से पूछिए, उनके रसोई में आग लगी है कि नहीं? आज युवा लाठी खा रहे हैं कि नहीं? किसान आज परेशान है कि नहीं? महंगाई आज आसमान पे है। पिछले 70 सालों तक इस देश में सिर्फ 400 रुपए तक सिलेंडर दिया गया। आपने 9 साल में ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमाई कि 1100 में गैस सिलेंडर हो गया? आज आप प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र कर रहे थे इस चैनल पे। आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में जाइए, पता करिए, प्रधानमंत्री आवास के तहत जिसको घर मिले हैं उसको भी तोड़े जा रहे हैं, उसको भी गिराए जा रहे हैं। उस पे आप नहीं बोलेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर बाबा का बुलडोजर गरीबों का ही घर, ब्राह्मणों का ही घर क्यों तोड़ता है? आपने देखा एक दीक्षित परिवार, आपको शर्म आनी चाहिए और खेद व्यक्त करना चाहिए। एक दीक्षित परिवार के घर को किस प्रकार ढहाया गया। एक माता, एक बच्ची जल के मर गई, पूरे देश ने देखा। आपका एक विधायक इलाहाबाद में अभी कुछ दिन पहले, उसका नाम है पीयूष रंजन निषाद, एक बच्ची के साथ बलात्कार करता है। आपका एक विधायक था, एक बच्ची के साथ बलात्कार करता है, कुलदीप सेंगर, जो आज जेल में है। आप लोग ज्ञान की बात मत करिए। युवक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा प्रदेश का। सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ। निकला प्रोडक्ट है तिवारी जी। सुनिए तो सही, आप धैर्य रखिए, आपकी बारी आएगी तो आप बोलिए। पूरा धैर्य सुन रहा हूँ। देखिए श्रीवास्तव जी, इस देश की युवाओं की बात करिए, इस देश की महिलाओं की बात करिए, किसानों की बात करिए, गरीबों की बात करिए, महंगाई पे बात करिए। आप देश को घुमाइए मत। देश बड़ी गंभीरता से आपको देख रहा है और जानना चाहता है, सुन रहा है कि आपने 9 साल में ऐसा क्या कदम उठाया देश के गरीबों के लिए, देश के किसानों के लिए, युवाओं के लिए। आप इस पे बात करिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी अच्छा लगेगा। श्रीवास्तव जी, जी मुस्कान जी, जवाब दे दीजिए। अभी आप जवाब दे रहे थे ना। इन्होंने कुलदीप सेंगर का नाम लिया। अपनी राजनीतिक यात्रा में कुलदीप सेंगर युवक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रह चुका है। इनकी जानकारी के लिए बता दूं। लेकिन जब उस महिला के, उस बच्चे के पूरे परिवार को खत्म किया, तब कहाँ थे वो? सरकार ने कार्रवाई की, आज सजा हो चुकी है उन्हें। कार्रवाई कब की? जब पूरा परिवार खत्म हो गया तब? देखिए, बिल्कुल अपराध हुआ तो कार्रवाई हुई और हमने किसी को बख्शा नहीं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में है या नहीं है। जो हमारी सरकार में अपराध करेगा। अभी आपके एक नेता के पास से करीब 8 लाख, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो, इतनी कुछ राशि मिली थी। क्या आपके नेता के पास से 8 लाख के करीब कुछ राशि मिली थी? 7 करोड़ कर्नाटक में। कर्नाटक का विषय बता रही है, उस पर कार्रवाई हुई। क्या कार्रवाई हुई? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। श्रीवास्तव जी, आप सवालों का जवाब दे रहे हैं तो जवाब दीजिए ना, क्या कार्रवाई हुई बताइए। पैसा उसे जब्त किया गया। इनकम टैक्स की रेड पड़ी क्या? कहां से आया इतना पैसा? जिस एजेंसी ने पैसा कहां से आया, ये आपको पता है अभी तक? पैसा उसका जब्त हुआ नहीं हुआ? पैसा आप बताइए, अगर आप सच बताइएगा, आप सच बताइएगा श्रीवास्तव जी, अगर वहां किसी कोई भी विपक्ष पार्टी XYZ, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी विपक्ष पार्टी का अगर कोई नेता होता तो उस पर क्या कार्रवाई होती? आती इनकम टैक्स के नहीं? जब मुस्कान जी पैसा किसने पकड़ा फिर उसका? 7 करोड़ 8 करोड़ 7 से 8 करोड़ के बीच के कुछ रकम थी। नहीं, जितनी भी रकम थी, जो पैसा उसके यहाँ पकड़ा गया, तो एजेंसी ने तो किसी पकड़ा। अच्छा, क्या कि हम आप जाके ले आए थे 8 करोड़? अब तो बताइए ना, कार्रवाई कहाँ हुई? आप देखिए, मनीष सिसोदिया को देख लीजिए, सत्येंद्र जैन को देख लीजिए, आरोप तक सिद्ध नहीं हुए हैं और वो जेल में बैठे हैं। आपके नेता कहाँ हैं? आपके विधायक? मुस्कान जी आपके विधायक कहाँ हैं, ये तो बता दीजिए। इनके सांसद किस विधायक के बारे में? चलिए एक बार सवाल सुन लो, मैं यादव साहब का आ रही हूँ। उनकी सदस्यता गई। हाँ यादव साहब, विषय में क्या कहना है? एक बार सवाल रिपीट करिएगा यादव साहब। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद जो दलित महिला के साथ दुराचार किया, उनकी सदस्यता 18 दिन के बाद गई। ऐसी क्यों लापरवाही हुई? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। 8 करोड़ रुपया कर्नाटक के विधायक पुत्र के पास पकड़ा गया, वो छुट्टा साड़ के जैसा घूम रहा है। ये कौन सा ये कानून है और कौन सा ये सुशासन है? ये बताएं।
ये पूरे देश के अंदर में धर्मनिरपेक्ष ताकत को ये नेस्तनाबूद करना चाहते ठीक है, अब इसका जवाब ले लेती हूँ मैं यादव है। साहब। ठीक है श्रीवास्तव जी, सीधा सा जवाब दे दीजिए, सीधे सीधे सवाल है और सीधा सा जवाब हम चाहते हैं आपसे। कौन सा डिटर्जेंट पाउडर इस्तेमाल करती है बीजेपी? किस किस विषय पूछ रही हैं आप? अब मैं हर विषय में पूछ रही हूँ। अभी यादव साहब ने बताई, आपने सुना नहीं शायद। नहीं बताएं, आप बताएं। आप चलिए कर्नाटक का ही बता दीजिए वापस से, अगर सवाल पर आ जाए तो। आपके विधायक क्या कर रहे हैं, क्या कार्रवाई हुई है उन पर? और वो पूछ रहे हैं कि बीजेपी के एक विधायक हैं जिनकी सदस्यता 18 दिन के बाद जाती है, और अगर राहुल गांधी की बात आ जाती है तो आप चंद मिनटों का भी इंतजार नहीं करते हैं। मैं उसी का उत्तर दे रहा हूँ। हाँ। अरे गांधी एंड फैमिली को तो राष्ट्रीय धरोहर घोषित करना चाहिए। मैं इस दल का नहीं हूं, लेकिन जिसने आनंद भवन बंद कर दिया। ठीक है यादव साहब, एक बार सुन लीजिए, आप सवाल सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। जी मुस्कान जी, जिस विधायक पुत्र की आप बात कर रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का ही शासन है कि हमारे शासन में उस पर कार्रवाई हुई। अगर यही कांग्रेस या अन्य किसी दल का शासन होता तो कोई उसके दरवाजे झांकने नहीं जाता, और उस पर कार्रवाई हुई, उसका पैसा पकड़ा गया। आज उस पर हम आप चर्चा कर रहे हैं। एक विषय चर्चा ही तो नहीं हो रही है ना श्रीवास्तव जी, दिक्कत तो इसी बात की है। खुलकर चर्चा होती तो फिर बात ही क्या थी? आप पूछ रहे, मैं बता रहा हूँ। मैं पूछ रही हूँ आपसे, इनकम टैक्स क्यों नहीं आया वहाँ पर? इनकम टैक्स की क्या, चलिए 8 करोड़ पकड़ लिए आपने, पैसे भी जब्त कर लिए, वो 8 करोड़ कहाँ से आए? आगे कितनी रकम है? क्या उनके घर पर, उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई? ये जवाब तो उस एजेंसी को दे रहा है। वो इस एजेंसी ने पैसा पकड़ा, पैसा हमारे से पकड़ ले गए नहीं थे। अच्छा, भारत सरकार तो पकड़ी है। अच्छा, नहीं अगर विपक्षी पार्टी पर कोई भी एजेंसी कार्रवाई करते हैं तब जवाब बीजेपी देती है, बीजेपी पर कार्रवाई होगी तब जवाब एजेंसी देगी। हमने कहा लीजिए, हम कहाँ कह रहे हैं? एजेंसी ने उस पर छापा डाला, पैसा पकड़ा, उसका पैसा जब्त किया। अब वो जो जवाब आगे उससे मांगेगी, उसको जवाब देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का शासन है कि हमारे शासन में कार्रवाई हुई, विधायक पुत्र के यहाँ से पकड़ा गया। वो बात मीडिया में आई कि इतने पैसे पकड़े गए, इतने रुपए, इतनी रकम पकड़ी गई, तब वहां पर कार्रवाई हुई होगी, लेकिन इतनी कार्रवाई नहीं हुई है। कितने ठिकाने हैं, कहाँ कितने और पैसे हैं, कितनी संपत्ति है, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। श्रीवास्तव जी, इतना भी झूठ बोलना अच्छा नहीं है। नेशनल टेलीविजन पर आप बैठे, ठीक है यादव साहब, ठीक है श्रीवास्तव जी, आ रहे हैं एक बार फिर से। यादव साहब, आप बाइस की बात करिए। मैं 22 जी हूँ, मैं सभी पे सवाल कर रही हूँ। बिल्कुल बाइस है। नहीं, मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है श्रीवास्तव जी। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। यादव साहब, पैसा पकड़ा के इसके आगे क्या कार्रवाई चाहती है भाई? क्या उसको फांसी हो जाएगी पैसा पकड़ने में? प्रधानमंत्री सीबीआई यहाँ अगर पैसा पकड़ा जाता तो क्या उसको फांसी होती है? आप बताएं। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इतना पैसा लालू यादव का पकड़ा, लालू यादव कहाँ फांसी हो गई है? सीबीआई जो है वो ठीक है, मैं आ रही हूँ यादव साहब। लालू यादव की बात कर रहे हैं ना आप श्रीवास्तव जी। हाल ही में आपने देखा लालू यादव पर किस तरीके की कार्रवाई हुई। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जेल में बैठे हैं बिना आरोप सिद्ध हुए। बिना तथ्यों की बात मत करिए, कार्रवाई होगी तभी बात की जाएगी। बात कर रही है आप, ठीक है आपको सुन लीजिए, यादव साहब बता रहे हैं आपको, सुन लीजिए। मतलब आप मुस्कान जी लीगल मैटर को समझना नहीं चाहती हैं। जो आदमी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा चुका है, उसको न्यायालय की रिलीफ नहीं मिली। ठीक है, मुझे आपसे नहीं समझना है लीगल मैटर, मुझे आपसे नहीं समझना है श्रीवास्तव जी। आप आगे डिबेट को बढ़ाइए, हम आपस में बहस नहीं करने बैठ रहे हैं यहाँ पर। नहीं मुस्कान, हम यहाँ पर बहस करने, मैं आपसे बहस करने पर्सनली नहीं बैठे हूँ श्रीवास्तव जी। जो यादव साहब की बात सुन ले, उसके बाद तिवारी जी भी बैठे। समय समाप्त हो रहा है, समय मेरे पास समाप्त हो रहा है श्रीवास्तव जी, आगे बढ़ते हैं। आरोप लगाते हैं, ठीक है। अपराधी नहीं, इस बात की तो आदत हो गई है ना, इससे इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब देखो तब मीडिया पर आरोप लगा देते हैं। ठीक है श्रीवास्तव जी, आप आगे बढ़ते हैं प्लीज। ठीक है यादव साहब, ठीक है यादव साहब। सत्येंद्र जैन की 22 एप्लीकेशन अदालत से, उसके लिए सरकार क्या करे? दायित्व को निर्वहन कर रही है, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त 22 एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के। श्रीवास्तव जी अब बस कीजिए प्लीज, आगे बढ़ते हैं। समय व्यर्थ हो रहा है श्रीवास्तव जी, समय व्यर्थ हो रहा है। ठीक है ठीक है, समय व्यर्थ हो रहा है। मीडिया को डराइए। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जगह जा चुके हैं, उनको अदालत रिलीफ नहीं मिल रही है, उसमें सरकार क्या करे? राहुल गांधी को अदालत ने सजा दिया। ठीक है श्रीवास्तव जी, समय समाप्त हो रहा है, उनकी बात सुन लेने दीजिए।
आप लीगल मैटर सुनना नहीं चाहती है। लीगल मैटर सरकार के ऊपर आप अब आपसे सवाल कर लिए तो आप इसी तरीके से बड़बड़ाते रहेंगे, मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से। यादव साहब बिल्कुल जवाब आप एक करके जवाब दिए, दूंगा जवाब मैं वो आपको प्रवक्ता नहीं हूँ, एक एक मैटर का जवाब आपको दूंगा। आप एक एक करके प्रश्न पूछिए, एक एक का जवाब दूंगा कि देश की जनता लाला लप्पा नहीं जाता का जो लोन था आप विषय बात करिए, लीगल मैटर बात करिए। जिसका एप्लीकेशन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर चुका है उसमें सरकार क्या करेगी? कि भाजपा एंड कंपनी का पैसा है। आप बताएं, बात तेजस्वी यादव को जांच के लिए जाना पड़ा तो एप्लीकेशन ले तो गए थे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, नहीं सुनवाई हुई इसकी, इसमें सरकार क्या करेगी? ठीक है यादव साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। तिवारी साहब समय समाप्त हो रहा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ठीक है, अदालत से आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, ठीक है, समय समाप्त हो रहा है तिवारी जी। ठीक है श्रीवास्तव जी, तिवारी जी। देखिए श्रीवास्तव जी थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य आप लोग रखिए, मेरी बात रखने दीजिए, फिर आपका खुद का एक नेता आपकी सरकार के खिलाफ धरने बैठा हुआ है, उसकी चिंता करिए। मुस्कान जी, मैंने इनसे महंगाई पे बात की, किसानों पे बात की, भ्रष्टाचार पे बात की, और ये गोल गोल घुमा रहे हैं और प्रवक्ताओं को बोलने दे रहे हैं और मीडिया के हमारे एंकर को भी डराने का काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का आरोप लगा के बैठे हैं। सुनिए श्रीवास्तव जी, भ्रष्टाचार का आरोप लगा सुन लीजिए श्रीवास्तव जी, मात्र 2 मिनट रह गए, के जो आरोप मात्र 2 मिनट रह गए, सुन लीजिए। राज्य में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उस पर बात कर रहे हैं, आरोप लगा के बैठे हैं। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है, भ्रष्टाचार श्रीवास्तव जी सुनिए तो सही, अगर आप मुझे सुनेंगे तो आप भी अच्छा बोल पाएंगे। सुनिए, डरिए मत, बताओ राजस्थान में क्या है, औकलाइए मत, आप खत्म हो चुके हैं, फंस चुके हैं, 24 तक बने रहिए, 24 के बाद आपको जनता सरकार बनने के बाद स्टेट बैंक सुनिए पेट्रोल पे, डीजल पेट्रोल पे स्टेट बैंक बढ़ाने से महंगाई बढ़ेगी घटेगी? बताओ ना। आपकी जहाँ जहाँ सरकार है आपका वेट नहीं बढ़ा है, हमने घटाया है, केंद्र सरकार ने घटाया। सुनिए मेरी बात को सुनिए, गैस का सिलेंडर 1100 में आप दे रहे हैं, पेट्रोल 110 में दे रहे हैं, पहले बढ़ाया है स्टेट बैंक, सुनिए महंगाई बढ़ेगी घटेगी? दो जवाब देश को आपने इस देश के राशन में आग लगा दी है, देश की रोजगार देने के नाम पे छला है, नौजवानों को छला है, आपने इस देश की जनता को छला है। ठीक है, इस तूतु मैमे से बाहर निकलते हैं, इस तूतु मैमे से बाहर निकलते हैं, समय समाप्त हो जा रहा है। तिवारी जी आपका आखिरी कमेंट प्लीज रखिएगा। देखिए मुस्कान जी, आप महाराष्ट्र में अगर आएंगे तो महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे जी के करीब 17 विधायकों के ऊपर ईडी सीबीआई की जांच चल रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के ऊपर सीबीआई की जांच चल रही थी। हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री है उनके ऊपर सीबीआई की जांच चल रही थी, और तमाम लोग ऐसे हैं जो इनके नेता सीबीआई और ईडी के दायरे में थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के छतरी के नीचे आने के बाद पूरी ईडीआई और सीबीआई की जांच बंद हो जाती है, और ये परिवारवाद का आरोप लगाते हैं या भूल जाते हैं कि येदुरप्पा के लड़के को अभी कल ही टिकट दिया गया। महाराष्ट्र के अंदर गोपीनाथ मुंडे की लड़की सांसद है और महाजन की लड़की सांसद है, और उत्तर प्रदेश से लेके बिहार राजस्थान में चले जाइए, परिवारवाद में ये पार्टी लिप्त है, और प्रधानमंत्री मोदी 24 में से 18 घंटा सिर्फ ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी पे एक शब्द नहीं बोलते। अडानी जी में ऐसा क्या इनको दिखता है कि अडानी जी को बचाने के लिए पूरी की पूरी सरकार एक हो गई है और राहुल गांधी जी के ऊपर अटैक पे अटैक कर रही है। लेकिन राहुल गांधी जी की आवाज को आप दबा सकते हैं, लेकिन देश की आवाज को नहीं दबा सकते। महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे को लेके विपक्ष आपको आईना दिखाता रहेगा। और श्रीवास्तव जी समय समाप्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, श्रीवास्तव जी, तिवारी जी और यादव साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। जिस तरीके से विपक्ष लगातार एकजुट हो रहा है, अब ये 2024 में किस तरीके का नजारा, किस तरीके के समीकरण देखने को मिलेंगे, ये सबसे अहम होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।